हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब चैप्टर नंबर 1 जो है 3 क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को आज हम पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर की। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को एंड तक और शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड में 2-3 लाइन्स हैं। तो वो लाइन्स ये हैं, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा है इस कहानी में और उनके 3 क्वेश्चंस हैं और वो उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, तो क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है, यानी क्या राजा को उन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल पाते हैं। तो ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस और देखते हैं इसका पार्ट 1। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। तो एक राजा के मन में एक विचार आता है, एक थॉट आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो इन 3 चीज़ों को जान ले, या आप कह सकते हैं कि उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। दीज थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी उसको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं राजा के और उसे लगता है कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएं तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो फिर जो राजा होता है वो अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स भेजता है, यानी अपना संदेश ले जाने वाले लोगों को भेजता है और उनसे बोलता है कि तुम ये ऐलान कर दो कि कोई भी अगर इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मुझे दे सकता है तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। यानी राजा के पास बहुत सारे समझदार लोग आए उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, लेकिन सभी ने अलग अलग आंसर दिए, सभी के आंसर अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। तो राजा का जो पहला क्वेश्चन था, यानी कौन सा काम उसे कब स्टार्ट करना चाहिए, यानी किसी भी काम को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक फिक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से उसको सारे काम करने चाहिए, ठीक है। और उस टाइम टेबल का उसे स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time। फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि बस केवल यही एक तरीका है कि जिस तरीके से आप अपना सारा काम सही टाइम पे पूरा कर पाएंगे। यानी अगर आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तभी आप अपना कोई भी काम सही टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके बाद अदर सेड दैट it was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो बाकी लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, यानी फ्यूचर में आप क्या काम करेंगे ये आपको पता नहीं है, तो आप उसको शुरू करने का राइट टाइम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। कोई थोड़ी जानता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा या आगे चलकर क्या मुसीबत आने वाली है, तो ये तरीका सही नहीं है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा है उसको
अपने आसपास क्या चल रहा है, अपने राज्य में, अपने किंगडम में क्या चल रहा है, इन सभी बातों को नोटिस करना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए। और राजा जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो इन ऐशो आराम की चीज़ों को उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि वो बाकी चीज़ों पर, बाकी बातों पर अपना ध्यान दे सके। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम। और जिस वक्त जो काम उसे सही लगता है, उस टाइम उसको वही काम करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर उसके बाद अब कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा राजा से कि आप एक समझदार लोगों की एक टीम बना लो, एक ग्रुप बना लो, और वो आपको सही सलाह देंगे कि कब कौन सा काम आपको शुरू करना है। यानी किसी भी काम को करने का जो राइट टाइम है, ये वो लोग आपको बताएंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो जिन लोगों ने राजा को जो है एक काउंसिल बनाने को कहा था, एक समझदार लोगों की एक टीम बनाने को कहा था, उन्होंने इस बात का कारण ये बताया कि एक अकेले आदमी के लिए ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि वो किसी भी काम को शुरू करने का आपको राइट टाइम बता दे, सही टाइम बता दे, बाकी लोगों से मदद लिए बिना। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो फिर कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, या कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिन पर हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, यानी वो काम अर्जेंट होते हैं और इन कामों को हमें तुरंत करना होता है। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि पहले जो काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं उनसे पूछा जाए, फिर वो उस पर बातचीत करें, फिर एक डिसीजन दें। इतना टाइम हमारे पास कई बार नहीं होता है। फिर उसके बाद है इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। फिर उसके बाद आगे उन्हीं लोगों ने कहा कि अगर हमें किसी काम को करने का सही टाइम पता करना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ्यूचर को जान सकें। यानी अगर हमें पता होगा कि आगे भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से पहले से ही हम डिसीज़न लेके रख सकते हैं कि हम कब क्या करेंगे, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि उस काम को करने का सही टाइम क्या है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। यानी फ्यूचर के बारे में हमें केवल मैजिशियंस यानी केवल जादूगर ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो इसलिए जो किंग है, जो राजा है, उसको मैजिशियंस के पास यानी जादूगरों के पास जाना होगा। In answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. तो राजा का जो सेकंड क्वेश्चन था कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है जिसकी बात उसे सुननी चाहिए, यानी जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो उनकी एडवाइस ले सके, उनकी सलाह ले सके, उनके साथ सलाह मशवरा कर सके, तो ऐसा कौन है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट राजा के लिए सबसे नेसेसरी काउंसिलर्स हैं, यानी जो वो समझदार लोगों की टीम बनाएगा, उसके मेंबर्स, तो उसे उन्हीं की बात सुननी चाहिए, है ना। और बाकी लोगों ने कहा कि द प्रीस्ट्स, यानी जो पुजारी लोग हैं, राजा को उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वो सबसे नेसेसरी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स। तो कुछ बाकी लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। And yet others said that his soldiers were the most necessary. और कुछ और लोगों ने कहा कि जो राजा के जो सोल्जर्स हैं, राजा के जो सिपाही हैं, वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो राजा को उनकी बात सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो जो राजा का जो थर्ड क्वेश्चन था कि
ऐसा कौन सा काम है जो राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसे राजा को करना चाहिए? तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि आप साइंस से रिलेटेड कुछ काम कीजिए, है ना। तो कुछ और लोगों ने कहा कि आप फाइटिंग कीजिए, क्योंकि राजा के लिए फाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप कीजिए, यानी भगवान की पूजा कीजिए, वो राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो क्योंकि सभी लोगों के आंसर्स इतने डिफरेंट थे, इतने अलग अलग थे, तो राजा किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। यानी उसे किसी का आंसर सुन के भी ये नहीं लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो इसीलिए उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो जब राजा किसी के भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो हेर्मिट के पास जाएगा। हेर्मिट मतलब होता है सन्यासी या महात्मा जो अकेले रहते हैं। तो राजा के किंगडम में, राजा के राज्य में एक महात्मा थे, एक सन्यासी थे, जो अपनी बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो राजा ने डिसाइड किया कि अब मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे इन 3 क्वेश्चंस के जवाब मांगूंगा। द hermit lived in a wood which he never left. तो जो महात्मा थे, जो सन्यासी थे, जो हेर्मिट थे, वो कहाँ रहते थे? वो जंगल में रहते थे। वो एक जंगल में रहते थे और वहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं आते थे। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. तो जो हेर्मिट थे, उन्होंने हमेशा जंगल में आम आदमियों को ही देखा था। उन्होंने कभी भी किसी बड़े आदमी को या किसी राजा को नहीं देखा था। तो राजा को लगा कि अगर वो राजा के कपड़ों में जाएं तो शायद, क्या पता, वो जो हेर्मिट हैं वो उन्हें अच्छे से जवाब ना दे सकें, या शायद वो उनसे डर जाएं। तो इसीलिए उन्होंने साधारण कपड़े, सिंपल कपड़े पहन लिए और वहाँ उनके पास चले गए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जो हेर्मिट की झोपड़ी थी, वहाँ तक पहुँचने से काफ़ी दूर पहले ही, है ना, जो राजा थे उन्होंने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया था और वहाँ से आगे वो पैदल गए थे, वो भी अकेले गए थे। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब राजा उस हेर्मिट की झोपड़ी के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वो हेर्मिट अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोद रहा था। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो जो हेर्मिट थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे, और जैसे वो काम कर रहे थे, साथ साथ में वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहे थे थकान के कारण। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड, राजा हेर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं, आई हैव कम टू यू वाइस hermit टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा उन हेर्मिट को कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? राजा कहते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम, यानी सही टाइम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? फिर राजा अपना दूसरा क्वेश्चन उन्हें बताते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और मैं जिनकी बात सुनूं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? और उसके बाद राजा अपना थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से अफेयर्स, यानी कौन से काम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे करने चाहिए। द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. तो जो राजा थे, जब उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा तो हेर्मिट ने उनकी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बस खोदते जा रहे थे, खोदते जा रहे थे। यू आर टायर्ड सेड द किंग,
लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर उसके बाद राजा उन हेर्मिट से कहते हैं कि आप थक गए होंगे, आप अब आराम कर लीजिए और अपनी ये स्पेड यानी अपना ये फावड़ा मेरे पास दे दीजिए, मैं खोदता हूँ आपके बदले। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो जब राजा ने कहा कि आप अपना फावड़ा मेरे पास दे दीजिए, अब मैं खोदता हूँ आपके बदले, तो जो हेर्मिट थे उन्होंने कहा थैंक्स यानी धन्यवाद, और उन्होंने अपना फावड़ा राजा के पास दे दिया और वो जो हेर्मिट थे वो ज़मीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. तो जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए थे तो उन्होंने अपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट किए, यानी राजा के जो 3 क्वेश्चन थे वो दोबारा उन्होंने हेर्मिट से पूछे। द हेर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। फिर उसके बाद जो हेर्मिट थे उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, है ना। राजा ने उनसे दोबारा क्वेश्चन किए लेकिन उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। फिर जो हेर्मिट थे वो खड़े हो गए और उन्होंने फावड़ा लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए, आप थक गए होंगे, अब मुझे काम करने दीजिए, मैं करता हूँ, मैं खोदता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। यानी जो राजा थे उन्होंने उस हेर्मिट को वो फावड़ा नहीं दिया और अपने आप ही खोदते रहे। फिर उसके बाद है 1 hour passed then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. तो पहले 1 घंटा बीता, फिर 2, और इसी तरह से आगे टाइम बीतता गया और लास्ट में जब जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे से छिपने लगा था, यानी जब शाम होने लगी थी, तो राजा ने क्या किया, राजा ने फावड़ा ज़मीन पर पटक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मतलब फिर जो राजा होता है वो हेर्मिट से कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने। If you can give me no answer, tell me so and I return home. फिर राजा ने कहा हेर्मिट से कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब मुझे नहीं दे सकते हैं तो मैं वापस अपने घर लौट जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. फिर हेर्मिट ने राजा से कहा कि देखो हमारी तरफ कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running toward them. मतलब राजा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उस आदमी ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हेर्मिट ने उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उस घायल व्यक्ति का घाव धोया और अपने रुमाल को उस पर बांधा, लेकिन फिर भी जो वहाँ से जो खून आ रहा था वो नहीं रुक रहा था, यानी वो जो घायल व्यक्ति था उसके पेट से निकलने वाला खून रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा उस घायल आदमी की पट्टियाँ बदलता रहा जब तक कि घाव से खून निकलना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink. तो जब उस घायल आदमी के घाव से खून निकलना बंद हो गया तब उसको थोड़ा अच्छा लगा उस घायल आदमी को, और उसके बाद उसने कुछ पीने के लिए मांगा।
द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए पीने के लिए पानी लाया और पानी उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब तक सूरज ढह चुका था यानी शाम हो चुकी थी और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द hermit self carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। राजा उस सन्यासी की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। मतलब उस घायल आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो राजा था, जो कि काफ़ी दूर से चलकर पैदल आया था उसकी उस हैरमिट की झोपड़ी तक, और जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था दिन भर, वो बहुत थक चुका था और इसलिए वो ज़मीन पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। तो जब राजा सुबह सोकर उठा तो उसे कुछ मिनट तक याद नहीं आया कि मैं ये कहाँ हूँ और ये जो सामने सो रहा है बेड पर वो कौन है। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद उसे याद आया कि मैं तो एक हैरमिट के पास, एक सन्यासी के पास आया हूँ और अपने क्वेश्चन का जवाब लेने, और ये जो ऊपर बेड पे सो रहा है ये एक घायल आदमी है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। तो जैसे ही उस घायल आदमी ने, जो बेड पर सोया हुआ था, उसने देखा कि राजा उठ गया है, जाग गया है, तो उसने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दो, एक बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, यानी हल्की सी आवाज़ में उसने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। फिर उसके बाद राजा उस घायल आदमी से कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़े, यानी तुमने ऐसी कोई गलती की ही नहीं है कि जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना हो। You do not know me, but I know you। फिर वो घायल आदमी राजा से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। वो कहता है राजा से, I am that enemy of yours who swore revenge on you। यानी मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ कि जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। Because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी या मौत की सज़ा दी थी और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको मेरे से छीन लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। फिर आगे वो घायल आदमी राजा से कहता है कि मैं जानता था कि तुम हैरमिट से मिलने अकेले जा रहे हो और इसीलिए मैंने प्लान बनाया था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें वापस घर जाते समय रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया था पर तुम घर की तरफ वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी। और इसीलिए मैं जिस जगह पर छुपा हुआ था मैं वहाँ से बाहर आ गया और अचानक से गलती से मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से मिल गया, बॉडीगार्ड से टकरा गया। उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। मतलब मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से बचकर भागा लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे घावों पर पट्टी नहीं लगाते तो। I wished to kill you and you have saved my life। मतलब मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचा दी। Now if I live
I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. फिर आगे वो घायल आदमी राजा से कहता है कि अगर मैं अब बच जाता हूँ या मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हें सर्व करूँगा, यानी मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊँगा, तुम्हारा नौकर बन जाऊँगा और मैं तुम्हारा सबसे वफ़ादार नौकर बन जाऊँगा, सबसे वफ़ादार सेवक बन जाऊँगा और मैं अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी नौकरी करे। मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो इसके बाद जो राजा होता है उसे बहुत खुशी होती है कि आज उसका एक दुश्मन इतनी आसानी से कम हो गया और उसका जो दुश्मन था वो उसका दोस्त बन गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. फिर उसके बाद जो राजा होता है वो उस घायल आदमी को माफ़ कर देता है और कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स भेजूंगा, अपने नौकर भेजूंगा और अपने डॉक्टर भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी देखभाल करें और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। साथ में वो ये भी प्रॉमिस करता है उस घायल आदमी से कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हेरमिट। फिर उसके बाद जो राजा होता है वो घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर छोड़कर बाहर आ जाता है और फिर बाहर आकर इधर उधर देखता है और हेरमिट को ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। तो एक बार फिर से जो राजा होता है वो चाहता है कि वापस जाने से पहले अगर उसे उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता तो अच्छा होता। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो राजा देखता है कि जो हेरमिट है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और जो कल उसने गड्ढे खोदे थे, राजा ने और हेरमिट ने जो गड्ढे खोदे थे उनमें हेरमिट बीज डाल रहा होता है, बीज बो रहा होता है। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. फिर राजा उस हेरमिट के पास जाता है और कहता है कि मैं आखिरी बार अब आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. फिर उसके बाद जो हेरमिट होता है जो कि झुका हुआ था वो ऊपर को राजा के चेहरे की तरफ को देखता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब, तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो ये सुनकर राजा की समझ में कुछ नहीं आता और वो हेरमिट से पूछता है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब कहाँ मिले हैं अभी तक, आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हेरमिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो फिर आगे वो हेरमिट कहता है, राजा को जवाब देता है कि क्या तुमने देखा नहीं, कल अगर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, मेरी कमजोरी के ऊपर दया नहीं आती तो तुम मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदते और तुम कल ही जा चुके होते, और अगर तुम कल ही चले गए होते तो ये जो घायल आदमी अंदर पड़ा हुआ है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता, तुम्हारे ऊपर हमला करता और फिर तुम मन ही मन सोचते कि काश मैं एक दिन आज के दिन हेरमिट के साथ ही रुक गया होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था वो समय था, वो टाइम था जब तुम गड्ढे खोद रहे थे मेरे लिए, ऐसा हेरमिट कहता है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस।
फिर आगे वो हेरमिट राजा से कहता है कि उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं था और तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि तुम मेरी मदद करो, मेरी भलाई करो। Afterwards, when the men run to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. फिर उसके बाद हेरमिट किंग से कहता है, राजा से कहता है कि जब वो घायल आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, उस टाइम के बाद का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था वो समय था, वो टाइम था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसके घाव पर पट्टी नहीं लगाई होती, पट्टी नहीं बांधी होती तो वो मर चुका होता और वो तुमसे ना तो दोस्ती करता और ना तुम्हारे साथ उसकी दुश्मनी ख़त्म होती। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और इसीलिए उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था, यानी वो घायल आदमी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और जो तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस समय का। Remember then, there is only one time that is important and that is now. तो याद रखो, हेरमिट राजा से कहता है, याद रखो कि केवल एक ही टाइम इम्पोर्टेंट होता है और वो है नाउ, यानी अब, यानी जो प्रेजेंट का जो मोमेंट होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। हेरमिट कहता है कि प्रेजेंट का जो टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि इसी टाइम हमारे पास ये शक्ति होती है, ये पावर होती है कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है और पास्ट में जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। केवल प्रेजेंट टाइम ही वो टाइम है जो जिसमें हमारे पास पावर होती है कि हम कुछ कर सकें। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. फिर आगे हेरमिट राजा से कहता है कि जो सबसे नेसेसरी पर्सन है, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, वो आदमी है कि वो आदमी है जिसके साथ आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, यानी आप जिस आदमी के साथ होते हैं उस टाइम वही आदमी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में आप किसी और आदमी से मिल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम रहें ही ना, तो फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा कोई नहीं कह सकता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट person good because we were sent into this world for that purpose alone. तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी आदमी के लिए, वो ये है कि आप जिस टाइम जिस इंसान के साथ हैं, जिस आदमी के साथ हैं, उस टाइम उसके लिए अच्छा सोचें, उसके लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि इस दुनिया में आने का, इस वर्ल्ड में आने का, इस संसार में आने का हमारा यही पर्पज़ है, हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।